we had started the chapter for preferences and we were discussing some things about utility. So we had discussed cardinal utility, ordinal utility, and we also discussed some assumptions about the preferences. For example, we discussed these three assumptions. So we start today's lecture number 4 of the series of intermediate microeconomics full course, semester 3, with these three assumptions only, which we had discussed in the lecture number 3. If you haven't watched the lecture number 3, it is very difficult to follow lecture number 4. Please note that the lectures are in chronological order. So if you miss a lecture in between, it would be very difficult to follow, right? So lecture 3 is a prerequisite to this lecture. Now, these three assumptions we had discussed. And what I told you towards the end is for drawing of ICs to diagrammatically represent these preferences on an indifference curve, which we defined the indifference curve as well, we need these assumptions. Now, when we draw ICs, अभी तक जब भी हम IC बना रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने पहले कहा भी था कि जब हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी assumptions हैं. So now we break those assumptions one by one. First thing we note is that only three assumptions are required, or these three assumptions are required to draw ICs. When these three assumptions are fulfilled, drawing of ICs is possible. We also discuss monotonicity. I will come to the point that why do we need monotonicity on the first place. Okay, so now when these three assumptions are fulfilled, drawing of ICs is possible. But how will we draw the IC? नाउ आईसी अभी तक हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, बट आईसी जब हम ड्रॉ करने जाएं तो आईसी ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है. एंड दीज आर ऑल द पॉसिबल शेप्स ऑफ आईसी. ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी एंड ऐसा भी. सो दीज आर ऑल द पॉसिबल शेप्स ऑफ आईसी. बट नाउ वन बाय वन वी ब्रेक, वी डिस्कस कि आईसी कब ऐसा बनेगा, कब ऐसा बनेगा. तो एक जनरल प्रॉपर्टी जो आईसी की होती है, कोई भी कर्व की होती है, अगर आईसी की बात नहीं भी करें मैथ्स पॉइंट से, कर्व की ड्राइंग की बात करें तो एक जनरल पॉइंट रहती है कि क्या वो अपवर्ड स्लोपिंग है, क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो आप अगर फिगर ए और बी का डिफरेंस नोट करें तो मेजर डिफरेंस आईसी में क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइंस है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है. तो अभी तक हमें वी हैव बीन मेड टू बिलीव दैट आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है अभी तक जितना हमने डिस्कशन करा. बट आई विल शो यू केसेस वेयर योर प्रेफरेंसेस का जो ड्राइंग है, आईसीस का जो ड्राइंग है, दैट कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग एज वेल. दैट इज इन केस नंबर सी. अभी तक हमने ये एज्यूम करा कि अगर स्ट्रेट लाइन तो अभी तक नहीं ड्रॉ करा, ऐसा कॉन्वेक्स करेगा करा. अब हम ये भी देखेंगे कि आईसी की ड्राइंग ऐसी भी हो सकती है, ऐसी सब भी हो सकती है. उसके लिए लेट्स first discuss that when is IC downward sloping and when is IC upward sloping. ठीक है. So let's compare figure number A versus figure number B. सबसे पहले जब हम डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करते हैं, देखो जब मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट कंसर्न्ड कि वो जो डाउनवर्ड स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन है, हम इसको ऐसे कर्व बना रहे हैं, या तो फिर मैं उसको डाउनवर्ड स्लोप को ऐसे बना रही हूँ. ठीक है, अभी के लिए हम इन तीन तीन ड्राइंग्स को एक जैसा मान रहे हैं. बेसिकली कर्व्स को हम नहीं नोटिस करें, हमें बस ये कंसर्न है कि आईसी अपवर्ड स्लोपिंग है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट हम समझेंगे, दैट इज गुड एंड बैड गुड्स. व्हाट आर गुड गुड्स, व्हाट आर नॉर्मल गुड्स. ठीक है, गुड एंड बैड. तो कोई भी एक कंज्यूमर, हमें पता है X1 और X2 कंज्यूम कर रहा है, हमने एज्यूम करा है दैट देयर आर ओनली टू गुड्स इन द इकोनॉमी. सपोज X1 के बढ़ने से उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ती है. ठीक है, कितनी बढ़ती है वी डोंट नो, वी आर इन ऑर्डिनल फ्रेमवर्क, बट बढ़ती है. दैट मीन्स X1 इज अ गुड, इट इज नॉट अ बैड गुड. ठीक है, X2 के बढ़ने से यूटिलिटी बढ़ती है तो X2 इज ऑल्सो अ गुड. ठीक है, तो जब हम आईसीज ड्रॉ करने जाते हैं, यानी कि उनकी कंजम्पशन बढ़ने से उनकी यूटिलिटी बढ़ेगी, तो दैट मीन्स मोर इज बेटर. और ये कौन सी एजम्पशन थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, मोनोटोनिसिटी. अब ये मोनोटोनिसिटी की वजह से क्या होगा, जब हम X1 की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ठीक है, सपोज आप इनिशियली X2 इतना कंज्यूम कर रहे हो, अब हम X2 की
X1 की कंजम्पशन जब 10 से 20 करेंगे, ठीक है, अब जब कंजम्पशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, अब हमारा आईसी क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व कहता है कि हमारा जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट, ऑन एन इंडिफरेंस कर्व। जब हम एक गुड की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि वो एक गुड है, वो बैड नहीं है, तो यूटिलिटी क्या बढ़ेगी। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट कहता है कि पूरे कर्व पे हम वो पॉइंट्स नोट करेंगे जिसमें यूटिलिटी सेम रहेगी। तो यानी अगर कोई भी कंज्यूमर ये कंज्यूम कर रहा है और वो X1 की कंजम्पशन बढ़ा देता है, तो यूटिलिटी को सेम रखने के लिए X2 की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। तो यानी ए और बी वो पॉइंट्स हैं जहां पर यूटिलिटी सेम मिलती है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसो पॉइंट ना, कि अगर दो पॉइंट एक आईसी पे दो पॉइंट्स लाई करेंगे तो उनकी यूटिलिटी सेम होगी। तो यानी हम देखते हैं कि अगर हम एक गुड की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी, पर इनडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट के हिसाब से हमें यूटिलिटी सेम रखनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम X1 बढ़ा रहे हैं तो X2 कम कर देते हैं। अब X2 कम करेंगे तो यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो यानी X1 बढ़ाने से जितनी यूटिलिटी बढ़ी, X2 कम करने से उतनी यूटिलिटी हमें कम करनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई एक गुड की कंजम्पशन अगर बढ़ती है तो दूसरे गुड की कंजम्पशन कम होगी, अगर हमें यूटिलिटी कांस्टेंट रखनी है। दैट इज वाई योर आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन यहां पर हमने एक बहुत इंट्रिंसिक असम्पशन बोली, मोर इज बेटर। यानी हमने एक एडिशनल असम्पशन करी मोनोटोनिसिटी की। जब मैंने आपको बोला आईसी बनाने के लिए सिर्फ 3 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ मोनोटोनिसिटी नहीं लिखा, राइट, बट जब मैं यहाँ पर अपनी मोनोटोनिसिटी की assumption ऐड कर देती हूँ, तो दैट guarantees that IC will be downward slope। ठीक है, अब चलते हैं, लेट्स ब्रेक द assumption ऑफ मोनोटोनिसिटी। लेट्स ब्रेक द assumption ऑफ मोनोटोनिसिटी। सो यानी X1 को हम गुड ही रखेंगे, X1 बढ़ाने से यूटिलिटी बढ़ेगी, X2 को हम बैड बना देते हैं, बेसिकली X2 बढ़ाने से यूटिलिटी कम होगी। ऐसा कब होता है, स्मोकिंग, फोन यूसेज, हम एडिक्टेड है, राइट, यूटिलिटी नहीं बढ़ी, मोमेंटरली भी नहीं बढ़ी, हमें लग सकता है बढ़ी है बट नहीं बढ़ी। सो अब इसको ड्रॉ करते हैं। इनिशियली कंज्यूमर इस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है 1 और ये 10, ठीक है। अब क्या होता है, वो X1 की कंजम्पशन बढ़ा रहा है। अब X1 की कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब यूटिलिटी बढ़ेगी, तो अगर X2 नॉर्मल होता तो हमें X2 की जो कंजम्पशन है वो क्या करते, कम कर देते। पर जब X2 की कंजम्पशन कम होगी तो यूटिलिटी तो और बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यूटिलिटी को कम करना है तो हमें X2 की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी इस केस में अगर यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना है, यूटिलिटी यहाँ बढ़ गई, यहाँ कम करनी है, तो हमें X2 की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। इसको थोड़ा 10 यहाँ मार्क कर देते हैं। Let me redraw. Initial point, let's take the initial point this, and then you will take this. ठीक है, so you will have to increase the consumption of X2। Why? Because X2 is a bad good। अगर X1 की कंजम्पशन बढ़ती है तो U1 बढ़ती है। अब मेरे को U1 अगर कम करना है तो X2 की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। Why? Because X2 is a bad commodity, उससे यूटिलिटी बढ़ नहीं रही, उससे घट रही है। सो ये हमारा आईसी बन जाता है। तो यानी अगर एक भी गुड बैड होता है, गुड नहीं होता, तो इन डिफरेंस कर्व मेरे अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। अब X2 के केस में more is not better। That means the assumption of monotonicity is broken in this case। So when the assumption of monotonicity is broken, your IC will be upward sloping। So that means if we look into this, so this A is true when assumption of monotonicity is holding, minus assumption of monotonicity, then you have B, right?
अगेन आई वुड रिपीट, आई एम रियली नॉट कंसर्न कि अभी अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है या ऐसा कर्व आ रहा है या ऐसा कर्व आ रहा है। ऑल आई एम कंसर्न्ड इज अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा? जब कोई भी एक गुड जो है बैड होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा? जब दोनों गुड्स जो है गुड होंगे एंड assumption ऑफ मोनोटोनिसिटी इज satisfied। अच्छा, इस वाले बी वाले में क्या ये तीनों satisfied है? Yes, these three are satisfied, but only the assumption of monotonicity is not holding true. ICs can be drawn for bad. So if there is an MCQ, can ICs be drawn if one of the good is bad? Yes. And again, अगर as a homework, अगर x1 bad है तो what would be the shape of ICs? It would again be upward sloping, but try this. Okay, now let's explore more shapes. ठीक है, अब ये हमने बात कर ली डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी। ठीक है, तो हमने बात करी कि स्लोप जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, राइट? दिस इज द शेप ऑफ आईसी, राइट? नाउ आई टोल्ड यू कि ये जो कर्वेचर है ये मोनोटोनिसिटी डिसाइड नहीं करती। ठीक है, सो अभी ये शेप ये है, ए है, हो सकती है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखो ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, एक गुड बढ़ रहा है तो दूसरा गुड कम हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक गुड बढ़ रहा है तो दूसरा गुड कम हो रहा है, राइट? तो ये तीन तरह की जो शेप्स है डाउनवर्ड स्लोपिंग के केस में पॉसिबल है मेनली। और भी बहुत सारी हो सकती है, बट मेनली तीन तरह की जो शेप्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईसी कब ऐसा दिखेगा, आईसी कब ऐसा दिखेगा, आईसी कब ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस इन तीनों के केस में। वन थिंग टू नोटिस, assumption ऑफ monotonicity is satisfied, right? That means both x and y are good. ठीक है, गुड गुड गुड्स। टू अंडरस्टैंड कि कर्व की शेप ए होगी, बी होगी या सी होगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, नाउ marginal rate of substitution is linked to the concept of slope. So in case you don't know what is slope in mathematics, please give it a read before we start this concept. So just pause it and read about a little about slope. Now let's start. Now when x1 increases, पूरे केस में हम क्या कर रहे हैं? x1 को इंक्रीज कर रहे हैं और x2 क्या है? वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये एज्यूम करा हुआ है कि दोनों गुड्स हैं। लेकिन x2 कितना कम होगा? तो x1 बढ़ने के बाद x2 किस रेट पे कम होगा? तो वो अगर मेरा x1 एक से चेंज होता है तो डेल्टा x1 क्या होगा? 1। अब मेरा जो x2 है वो 4 से भी चेंज हो सकता है, मेरा जो x2 है वो 3 से भी चेंज हो सकता है, मेरा x2 जो है वो 6 अमाउंट से भी चेंज हो सकता है। तो x2 कितना गिरेगा? हमने ये तो बता दिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब एक गुड बढ़ रहा है तो दूसरा गुड फॉल करेगा। लेकिन वो कितना, ए से ये जो बी में ये जो x2 का फॉल है वो कितना होगा, ये मेजर करने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेल अस? It shows amount of sacrifice of the other good, that is x2 is needed in order to increase x1। एक गुड की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को कितना दूसरा गुड देना पड़ेगा सो दैट यूटिलिटी इज कांस्टेंट। तो यूटिलिटी कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं तो एक गुड की वजह दूसरा गुड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। लुक इनटू दिस स्केड्यूल दैट इज ड्रॉ। ये एक टेबल है x1 और x2 का। दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, तो कंज्यूमर x1 ये सब कंज्यूम कर रहा था, इसकी ड्राइंग भी यहाँ पर ड्रॉन है। तो 1 2 3 4 ऐसे x। ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को जब हम प्लॉट करने जाते हैं तो हमारा बनता है दिस 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 और दिस। ये तो चलो बाय ड्राइंग ऐसे कॉन्वेक्स बना, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्वेक्सिटी आई कैसे, ये कन्वेक्सिटी जो है वो एमआरएस से कैसे लिंक्ड है। देखो, एमआरएस का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन एज नेगेटिव ऑफ स्लोप। अगर इफ यू नो स्लोप, कोई भी कोई भी लाइन ऐसी है ऐसी है ऐसी है, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है
डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1, x2 बीइंग कि हाँ y भी बोल सकते हैं x2, ये x1 या तो x भी बोल सकते हैं, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो दैट मीन्स x चेंज होता है अगर थोड़े से अमाउंट से, तो कितना y चेंज होगा, y बढ़ भी सकता है, y फॉल भी हो सकता है। इस वाले केस में देखो, अगर x1 बढ़ रहा है तो y की क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है, तो एक गुड बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, तो x डेल्टा x1 का साइन क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा वाई कम हो रहा है गुड, तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो जब आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो तुम्हारा जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन हम एमआरएस को कैसे डिफाइन करते हैं, एमआरएस इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ स्लोप, सो दैट मीन्स अगर नेगेटिव और नेगेटिव, तो यानी जब आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हमारा एमआरएस क्या हो जाएगा, एमआरएस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाई, क्योंकि नेगेटिव स्लोप में लगा हुआ है, जब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो एमआरएस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव ये हो जाएगा, सो दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, लेट अस ट्राई टू फाइंड स्लोप फॉर दिस स्केड्यूल। तो हमें ये कॉम्बिनेशंस गिवन है, ये और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर को यू नॉट सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देते हैं, 1 2 3 4 10 6, ये कॉम्बिनेशन है। तो स्लोप यहां तो नहीं निकल सकता। अब अगर कंज्यूमर x1 से x1 से 2 बढ़ाता है, ठीक है, और x2 कितना कम होगा, 10 से 6, तो इसमें लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्लोप। इसमें तुम्हारा डेल्टा x2 क्या है, 10 माइनस 6, सो दैट मीन्स 4। डेल्टा x1 क्या है, 1। डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1, दैट मीन्स चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, 4 अपॉन 1 4। देन चेंज इन x2 6 से 3, और चेंज इन x1 2 से 3। अगर करोगे 6 माइनस 3, 3 अपॉन 1, so दैट मीन्स दिस इज दिस। 4 से 3 से 4 और 3 से 1, 2/1 आएगा ये तुम्हारा। ठीक है, इस वाले केस में देखो तुम्हारा एक गुड बढ़ रहा है, एक गुड कम हो रहा है, राइट। तो इस केस में तुम्हारा एमआरएस पहले 4 था, 3 था, फिर 2 था, राइट। तो एमआरएस कैसे चेंज हो रहा है, 4 3 2। तो एमआरएस और स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। देखो इसमें मैंने डेल्टा x2/x1 निकाला, देखो एक गुड कम हो रहा है, दूसरा गुड बढ़ रहा है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन इसको अगर मैं एमआरएस लिख दूं तो दिस इज नेगेटिव, तो यानी ये पॉजिटिव होगा। नाउ इन दिस केस हम एक चीज देखते हैं कि जो तुम्हारा एमआरएस है 4 3 2, इट इज फॉलिंग, राइट। स्लोप इज नेगेटिव एंड एमआरएस इज फॉलिंग, सो एमआरएस 4 से कितना हो गया, 3, फिर 2, फिर 1, इन पॉइंट से एमआरएस इज फॉलिंग, so that means when MRS is falling, your ICs would be convex to the origin, given कि तुम्हारा जो बोथ गुड्स है गुड है और तुम्हारा जो एमआरएस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरा केस नोट करते हैं। इस वाले केस में एमआरएस निकालते हैं, तो हमें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हैं वो क्या गिवन है इस केस में, x1 के देखेंगे 2 6 8 10, x2 के देखेंगे 10 8 6 2। निकालेंगे यहाँ डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1, यहाँ निकल नहीं सकता, इससे ऊपर कुछ है नहीं। 10 से 8 माइनस 2, 2 से 6, just a minute, there is a mistake here, this should be 4, this should be 4 here, okay, mm, this should be 4, right। ठीक है, तो 10 से 8 2 कम हो गया, 4 से 6 2 बढ़ गया, दिस इज 2/2। ठीक है, नोट दैट एक गुड बढ़ रहा है, एक गुड कम हो रहा है, स्लोप नेगेटिव है और एमआरएस पॉजिटिव है, तो इसको एमआरएस लिख देते हैं नेगेटिव, ताकि हमें ना लगाना पड़े। उसके बाद 8 से 2 6, 6 से 2, स्लोप तुम्हारा 2/2 1, अगेन 2/2, सो इन दिस केस योर एमआरएस इज इक्वल टू 1
तो क्या इसमें एमआरएस बढ़ या घट रहा है? इस वाले में देखो एमआरएस कैसे घट रहा था, इस वाले में क्या एमआरएस घट रहा है? नो, एमआरएस इज कांस्टेंट। तो जब एमआरएस कांस्टेंट होता है तो आईसीज हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि एक गुड कम हो रहा है, एक गुड बढ़ रहा है। लेट्स हैव द अदर केस। अब इसमें x1 बढ़ रहा है, 1 2 3 4, मतलब बीसी। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये पहले x2 कम से घट रहा था, फिर x2 ज्यादा से घट रहा है, फिर x2 और ज्यादा से घट रहा है। तो इस वाले केस में तुम्हारा जो जब कॉनकेव आईसी होता है, एमआरएस इज राइजिंग। तो अगर इसमें हम शेड्यूल बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4। तो कुछ ऐसा दिखेगा कि पहले अगर ये 10 है, सो से पहला ये, ठीक है, उसके बाद 3, ऐसा कुछ दिखेगा हाइपोथेटिकली। Let's make it just a minute. Let me make the schedule once. 8, or it can be 5 as well. Right, it can be 5 as well. Yes, so this is how your schedule will look when MRS is rising. तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे x1 की क्वांटिटी बढ़ रही है तो x2 की क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन किस अमाउंट से हो रही है? ज्यादा ज्यादा अमाउंट से होती है। तो पहले फॉल इन क्वांटिटी x2 का कम था, अब ज्यादा है। तो अगर एमआरएस क्या हो गया, 2 से 3 से 4, सो योर एमआरएस इज इंक्रीजिंग। इन दिस केस योर आईसी आर कॉन्केव टू द ओरिजिन। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एमआरएस। सो लेट्स रिवाइज वंस, let us revise once. Let me check if something is left in this concept. Okay, so I have had to explain these three shapes. I have explained you these. Okay, let us revise. सबसे पहले हमने आईसी के बारे में 3 assumptions की बात करी। One was reflexivity, transitivity, and the third was योर कंटिन्यूटी। ठीक है, ये 3 assumptions satisfied होंगी तो आईसी की ड्राइंग पॉसिबल है। लेकिन आईसी की शेप कैसे बनेगी, हमने ये देखा, मोनोटोनिसिटी की assumption होगी, या तो हमारा जो स्लोप है वो वो नेगेटिव होगा, जिस केस में हमारा एमआरएस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। उसके बाद जब तुम्हारी एक गुड भी बैड होगा तो उसमें जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो एमआरएस क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज एमआरएस इज द नेगेटिव ऑफ द स्लोप। इस केस में तुम्हारा जो आईसी है विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, उसके बाद हमने इसके कोई बहुत सारे केसेस नहीं करे, ना जरूरत है। हमने ये वाले केस के, जब हमारे आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमने 3 केस देखे। एमआरएस कांस्टेंट, इसमें आईसी जो है स्ट्रेट लाइन बनेगी। एमआरएस इंक्रीजिंग, जिसमें जो तुम्हारे आईसी हैं वो कॉनकेव बनेंगे। एमआरएस डिमिनिशिंग या फॉलिंग, इसमें तुम्हारे आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेंगे। अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो लाइक दिस। Yes, right. So we discussed these 3 cases which were depending on MRS rising or falling. And please read about more about slope. Now, bad summary. अगर दोनों गुड बैड है तो आईसी ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब हम एक नए तरह के गुड की बात कर रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं करा, न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स, अभी तक हमने ये बोला कि एक्स1 की कंजम्पशन बढ़ाने से यूटिलिटी या बढ़ रही है या कम हो रही है। लेकिन एक तीसरा केस है, एक्स1 की कंजम्पशन करने से यूटिलिटी
इफेक्ट ही नहीं होती, तो इसमें x1 क्या है, न्यूट्रल गुड। x2 की कंजम्पशन बढ़ाने से x2 की जो यूटिलिटी है ना वो कम होती है ना वो घटती है, तो x2 इज अ न्यूट्रल गुड। तो इनके आईसीज कैसे बनेंगे इस केस में, देखो देखते हैं। देखो ये x1 है, ये एक नॉर्मल गुड है ना, ये न्यूट्रल है, इट्स अ वेरी नॉर्मल गुड। x2 इज अ न्यूट्रल गुड। तो अब देखो आईसी स्ट्रेट लाइन है ऐसा, इस केस में पूरे इस कर्व पे जो यूटिलिटी है वो सेम है। तो देखो यहाँ पर x1 की कंजम्पशन अगर 5 है, x2 की कंजम्पशन आप 1 करो 2 करो जितनी मर्जी बढ़ाओ, उसकी जो यूटिलिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो जो यूटिलिटी है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वन गुड दैट इज x1 विच इज अ नॉर्मल गुड। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द न्यूट्रल गुड विच इज x2। अगेन अगर x1 की कंजम्पशन बढ़ा दो तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी U0 से U0, लेकिन इसमें अगेन फर्क नहीं पड़ता कि x2 की हम कंजम्पशन कितनी रखें, तो x2 इज अ न्यूट्रल गुड। अगेन अगर यहाँ पर न्यूट्रल गुड प्लॉट करेंगे तो कर्व्स ऐसे बन जाएंगे, x1 की कंजम्पशन कितने भी बढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, x2 की कंजम्पशन बढ़ाते ही यूटिलिटी बढ़ जाएगी। अब इस वाले केस में एमआरएस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, लेट्स डिस्कस। एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इसका नेगेटिव, ठीक है। अब स्लोप का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा हो, इसको हम केस नंबर ए बोलेंगे, इसको हम केस नंबर बी बोलेंगे। इस पूरे केस में, ठीक है, केस नंबर ए में अगर मैं ये कर्व, देखो जब हम एमआरएस कैलकुलेट करते हैं तो हम एक आइसोपॉइंट के अलोंग करते हैं। तुम्हारा डेल्टा x2 क्या है, अगर हम x1 बढ़ा रहे हैं, क्या इस पूरे आईसी में हम x1 को चेंज भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। x2 को कितना भी चेंज कर ले along an IC, are we changing the x2, x1? No. So in this case, denominator is 0, so infinity. In this case, your MRS is infinity. इस वाले केस में, केस नंबर बी, लेट्स कैलकुलेट द MRS। इसमें हम क्या x2 को चेंज कर रहे हैं, अलोंग, सिर्फ एक आईसी की बात करनी है। देखो जब हम एमआरएस कैलकुलेट करते हैं वी कैलकुलेट अलोंग एन आईसी, यूटिलिटी सेम रहती है, तो यानी हम x2 को चेंज नहीं कर रहे। इस वाले केस में तुम्हारा जो एमआरएस है दैट इज इक्वल टू 0। सो केस नंबर ए एंड बी, एमआरएस इज चेंजिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू 0। तो इस केस में देखो एमआरएस कांस्टेंट है, पूरी लाइन पे इंफिनिटी है, पूरी लाइन पे 0 है, so it is constant, just so that's why it's a straight line, right? They won't be convex, concave, that doesn't matter. What matters is MRS is either infinity or 0 depending on which axis we take. Okay, these are the type of goods we have discussed. We have discussed about bads, we have discussed about neutrals. तो जब हमने एमआरएस की बात करी तो हम यहाँ पर कुछ गुड्स और डिफाइन करते हैं नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से, आईसी के हिसाब से। देयर आर अ काइंड ऑफ गुड्स जिनको हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। देयर इज अनदर काइंड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इंट्यूटिवली। देखो जब हमने एक आईसी बनाया, ठीक है, जब तुम्हारा जो एमआरएस था दैट वाज कांस्टेंट, ठीक है, स्लोप वाज कांस्टेंट, हमने देखा स्ट्रेट लाइन तब होती है। दैट इज द शेप ऑफ आईसी इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन बिहाइंड दैट, व्हाट आर दीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सी नाउ देयर आर गुड्स जो कंज्यूमर का जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अ कंज्यूमर सेज कि कोक एंड पेप्सी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर मी। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर मेरे पास एक कोक है, मेरे पास एक पेप्सी है, सो इंस्टेड ऑफ दिस पेयर यू कैन गिव मी टू कोक, यू कैन गिव मी टू पेप्सी। इसमें पेप्सी 0 है, इसमें कोक 0 है। इधर यू कैन गिव मी वन कोक वन पेप्सी। ये तीनों कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि डिपेंड नहीं करता कि उसके पास कोक है या पेप्सी है। क्यों? बिकॉज बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। व्हेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो उनके आईसी कैसे दिखते हैं? उनके आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर x1 बढ़ता है, सो सपोज करो अगर कोक बढ़ाएंगे, अगर मुझे यूटिलिटी सेम रखनी है तो मुझे कुछ अमाउंट से पेप्सी कम करनी पड़ेगी। अगर मैं दोनों ही बढ़ा दूंगी कोक और पेप्सी तो नंबर ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगे तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? तो डाउनवर्ड स्लोपिंग सेम लॉजिक।
But now in this case, your MRS is constant. Why? Because MRS is not changing. Why? Because कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, एज वो X1 कंज्यूम करता रहता है, X2 जिस रेट पे वो कम करता है, इस केस में कांस्टेंट रहता है. तो अगर ये चीजें फुलफिल्ड है, कोई गुड्स अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो उनके आईसी कैसे दिखेंगे कि, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में तुम्हारा जो MRS है वो कांस्टेंट रहता है. We will discuss more about perfect substitutes when we discuss demand for perfect substitutes. अभी के लिए उसका MRS क्या होता है, understanding that is sufficient. Next, we move to another kinds of goods, that is perfect complements. Perfect complements बिल्कुल perfect substitutes का उल्टा है. Perfect substitutes मतलब, और एग्जाम्पल्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, हम सपोज करो क्लासमेट की नोटबुक यूज करते हैं. अब क्या होता है, क्लासमेट की जो नोटबुक है वो छोटे साइज में आती है. ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली आती है. दूसरा, देर इज अनदर नोटबुक नवनीत, वो थोड़ी बड़े साइज में आती है. तो अब एक स्टूडेंट है जो कहता है दैट क्लासमेट नोटबुक्स एंड नवनीत नोटबुक्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर मी, मीनिंग दैट आप मुझे, लेकिन अब क्या है, क्लासमेट नोटबुक छोटे साइज की है, तो वो कहते हैं आप मुझे या तो दो क्लासमेट की नोटबुक्स दे दो, या तो आप मुझे एक नवनीत की नोटबुक दे दो. दोनों मेरे लिए एक बराबर है, बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन दोनों का अमाउंट चेंज होगा. अगर आप मुझे नवनीत दे रहे हो तो मुझे एक नोटबुक चाहिए, अगर आप मुझे क्लासमेट दे रहे हो तो मुझे दो नोटबुक चाहिए. तो दैट मीन्स एक नवनीत इज इक्वल टू दो क्लासमेट नोटबुक्स, राइट? दिस इज फाइन. Now, in this case, let's try to find the MRS in this case. Suppose करो ये है हमारा गुड X2, ये है हमारा गुड X1. अगर हम एक नवनीत नोटबुक उसको दे रहे हैं एक, तो हमें उसको कितनी क्लासमेट की नोटबुक्स उससे उससे लेनी पड़ेगी? दो, राइट? लेनी पड़ेगी, तो ये माइनस क्या आएगा? सो टू. सो इन दिस केस योर MRS इज टू, राइट? सो इट इज कांस्टेंट नंबर, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज नॉट डिक्रीजिंग. क्योंकि ये जो ट्रेड ऑफ का जो रेट है, हमेशा ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारी नवनीत की नोटबुक्स है तो वो कहेगा अब तो मुझे क्लासमेट की आपको तीन देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी. तो ये रेट कांस्टेंट रह रहा है. इस केस में तुम्हारे आईसीज कैसे दिखेंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग X1 X2. सो बेसिकली लॉजिक समझ रहे हैं हम कि एमआरएस कांस्टेंट है. अब ऐसा भी हो सकता है, हमने पुराने केस में किया था एक पेप्सी इज इक्वल टू वन कोक. इस वाले केस में एमआरएस अगर निकालने जाएंगे, देखो X1 तुम्हारा पेप्सी है, X2 तुम्हारा कोक है. अगर हम पेप्सी की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं एक से, तो कोक एक से कम करनी पड़ेगी. तो इस केस में तुम्हारा एमआरएस जो है वन है. तो देखो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा. इस बोथ केस में तुम्हारा आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस होंगे. दैट इज द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. नेक्स्ट काइंड ऑफ गुड्स दैट वी डिस्कस इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एकदम अपोजिट रहता है. उसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज एक देयर इज अ पर्सन जो अपनी कॉफी जो है बिना बिस्किट के नहीं खा सकता. तो अगर हम उसको एक कॉफी देते हैं तो उसके साथ वो दो बिस्किट खाएगा, वरना ही वुड नॉट हैव कॉफी. सो दीज आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. अगर कॉफी की क्वांटिटी वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो बिस्किट की क्वांटिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, है ना? अब इस केस में ऐसा नहीं है कि X1 की कंजम्पशन बढ़ेगी तो X2 की कंजम्पशन कम होगी, जो हम स्टैंडर्ड होते हैं. इसमें X1 बढ़ेगा तो X2 भी बढ़ना पड़ेगा. बट ना बिस्किट बैड है ना कॉफी बैड है, तो अपवर्ड स्लोपिंग आईसी तो नहीं हो सकते. तो इस और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी नहीं हो सकते, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग का तो मतलब ही है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होना पड़ेगा यूटिलिटी करने के लिए. बट एक और बात है, इस केस में एक और बात है कि अगर एक कॉफी के साथ किसी को तीन बिस्किट दे दिए जाए, तो वो जो एक फालतू बिस्किट है वो उसके लिए वेस्ट है. तो दैट मीन्स ओनली कॉम्बिनेशन दैट इज यूजफुल फॉर सच पर्सन इज एक कॉफी दो बिस्किट, दो कॉफी चार बिस्किट, तीन कॉफी छह बिस्किट. ठीक है, ओनली दीज कॉम्बिनेशंस आर यूजफुल फॉर द कंज्यूमर. इस केस में हमारे आईसी कैसे दिखते हैं? ऐसे. सपोज ये तुम्हारा कॉफी है X1, यहां पर ये आएगा वन, और ये तुम्हारा है बिस्किट्स, ये तुम्हारा आएगा टू. और अगर
ये एक आईसी है जिसपे यूटिलिटी सेम है, अगर यूटिलिटी बढ़ानी है तो ये जो ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 4। तो यानी ये जो किंग वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारी दोनों गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी। अच्छा, आप एक बार दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं और समझते हैं कि एल शेप्ड क्यों है। इसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में जो आईसी होते हैं वो एल शेप्ड होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। ये तुम्हारा यूटिलिटी है, ये तुम्हारा यूटिलिटी बढ़ती है, ये दोनों गुड्स की कंजम्पशन बढ़ रही है। ठीक है, डोंट पे अटेंशन टू द स्केल हियर। नाउ इन दिस केस, अगर मैं, देखो हमारे 3 पोर्शंस है, एक ये पोर्शन है जहां पर कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करेगा, एक ये पोर्शन है और तीसरा ये पोर्शन है। अब अगर कंज्यूमर इस ब्लैक पोर्शन पे है, इस ब्लैक पोर्शन पे X1 कॉफी तो फिक्स है, लेकिन हमारा जो बिस्किट्स की क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। लेकिन अभी मैंने बताया कि बिस्किट्स की क्वांटिटी अगर बढ़ भी जाए तो वो उसके लिए वेस्ट है, उसकी यूटिलिटी कितनी रहती है U0 से U0। दैट्स वाई ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये सेम U0 पे लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन भी हो, ये कॉम्बिनेशन भी हो, आप बिस्किट्स की क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा दो, उसकी यूटिलिटी जो है वो नहीं चेंज होगी। हाँ, अगर बिस्किट्स की कॉम्बिनेशन कम कर दो या यहाँ पर कॉफी के बढ़ा दो, कॉफी कम कर दो, तो उसकी यूटिलिटी फर्क होगी, अदरवाइज नहीं। और अब ये रेड लाइन का मतलब समझते हैं। अब ये रेड लाइन वो लाइन है जहां पर कॉफी की कंजम्पशन बढ़ रही है पर बिस्किट की कंजम्पशन सेम है, तो बिस्किट की कंजम्पशन नहीं चेंज हो रही। अब बिस्किट अगर 2 दे रहे हो, अब वो बिना, अगर उसको कॉफी एक से ज्यादा दे दी तो वो कॉफी नहीं कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसके लिए उसके पास बिस्किट्स नहीं है और वो बिस्किट के बिना कॉफी कंज्यूम नहीं करता। तो अगर आप उसके लिए कितना भी बढ़ा दो, उसकी यूटिलिटी सेम ही रहेगी जो इस किंक पे है। इसको मैं एक पॉइंट बता रही हूँ। उसी तरह अगर आप दोनों की जो कंजम्पशन है इंक्रीज करते हो, इसकी 1 से और उसकी 2, जिस भी रेशियो में वो करता है, तो उसकी यूटिलिटी U0 से U1 इंक्रीज होगी। लेकिन अगेन इस वाले पॉइंट पे उसकी यूटिलिटी U1 ही रहेगी, इस पूरे पॉइंट पे U1 ही रहेगी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एमआरएस ऑन दीज लाइन्स। ठीक है, एमआरएस का फॉर्मूला हमें पता है। एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा X2 अपॉन डेल्टा X1 माइनस। अब ये एक ऐसा आईसी है जहां पर एमआरएस हर टेंजेंट पे अलग होता है। देखो इस वाले पॉइंट पे एमआरएस इज नॉट डिफाइंड, व्हाई? इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये एक किंक है, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ मैथ्स कि जहां पर भी एक किंक आता है, डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, वहां पर एमआरएस इज नॉट डिफाइंड। लेट्स डिस्कस एमआरएस ऑन दिस ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन यानी ये वाली लाइन। देखो इस केस में ब्लैक लाइन पे X2 चेंज हो रहा है, X1 चेंज हो रहा है नहीं, तो X2 चेंज हो रहा है लेकिन X1 चेंज नहीं हो रहा, तो इस वाली ब्लैक लाइन पे एमआरएस इज इंफिनिटी और इस वाली लाइन पे एमआरएस इज 0। क्यों? क्योंकि हमारा X1 चेंज हो रहा है, X2 चेंज नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स अगर हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो एमआरएस इस वाले सेगमेंट पे इंफिनिटी, इस पे नॉट डिफाइंड, इस पे 0। सो दैट इज व्हाट हैपेंस फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अदर एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, 1 कप चाय 2 चम्मच चीनी, दिस इज अगेन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। वन राइट शू, वन लेफ्ट शू, राइट? So no one can wear one shoe without the other. So both are perfect complements. Okay, these were some things that we have already discussed. Bads, neutral, इनके एमआरएस क्या रहते हैं, ठीक है। अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया बहुत सारी आईसीज के बारे में। एक अगर हम रिवीजन करें तो हमने ऐसे आईसीज डिस्कस कर लिए। ये कौन सा केस होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में ऐसे आईसी बनते हैं। इस वाले केस में एमआरएस जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। फिर हमने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी कर लिए जिसमें हमारा जो एमआरएस है वो इंफिनिटी, 0, यहाँ पर नॉट डिफाइंड। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी कर लिए। उसके बाद हमने ऐसे पढ़ा जिसमें हमारा एमआरएस जो है वो इंक्रीजिंग था। ठीक है, इस वाले केस में हमारा जो एमआरएस था वो फॉलिंग था। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसा पढ़ा जिसमें जो हमारा जो एमआरएस था वो नेगेटिव था और हमारा जो स्लोप था वो पॉजिटिव था। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर केसेस? बिकॉज इससे ऊपर वाले हमने
जितने भी केसेस करे उन सब में एमआरएस जो हमारा था वो पॉजिटिव था और स्लोप हमारा नेगेटिव था, अभी तक ये जितने भी आपने केसेस करे। तो ये सब हम शेप्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सब तो एक हो गया कि केसेस क्या क्या बन सकते हैं, बट इन यूजुअली हम एज्यूम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस एज्यूम करते हैं। वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस, कुछ एजम्पशंस हम करते हैं प्रेफरेंसेस पे। तो यूजुअली हम एज्यूम करते हैं दैट बोथ मोनोटोनिसिटी, दैट मीन्स अगर हम मोनोटोनिसिटी एज्यूम करेंगे तो आईसी क्या होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो रेयरली यू विल सी एनी स्टडी विच विल एज्यूम आईसीज आर अपवर्ड स्लोपिंग। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मोनोटोनिसिटी सेटिस्फाइड है, दोनों गुड्स गुड्स है और आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद हम क्या आईसी ऐसे एज्यूम करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। देखो, रेयर सर्कमस्टांसेस में हम एज्यूम करते हैं कि आईसी ये है और ये है, क्योंकि हर गुड तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता। अब हम एज्यूम करते हैं कि एमआरएस इज फॉलिंग ज्यादातर, ठीक है, और मोनोटोनिसिटी भी। अब ये वाली एजम्पशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्यों हम ये एज्यूम करते हैं। इसके जो फीचर्स है वो ये है, एमआरएस जो है वो फॉलिंग है, ये टेक्निकल इसका फीचर है। आईसी जो है वो कन्वेक्स है। इसका जो इंट्यूशन फॉलो करता है, हम बोलते हैं दैट एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस एजम्पशन की इम्प्लीकेशन इंट्यूटिव सेंस में क्या है। एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो इस आईसी पे कंज्यूम कर रहा है, U1 उसकी यूटिलिटी है, ठीक है। अब उसके पास ये ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस हैं जो उसको सेम यूटिलिटी दे रही है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये तकरीबन, जस्ट अ मिनट, ठीक है। Let's do one thing. Let's take these points from the curve that we initially draw. हमने combinations बनाए थे ना, so let's do that. So let's pick these combination 1 comma 10, 2 comma 6, 3 comma 3, 4 comma 1. Okay, let's pick this. 4 comma 1 and this would be 3 comma 3. ठीक है, स्केलिंग का ध्यान मत करना, ठीक है, these are randoms. तो ये तीन पॉइंट्स कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी देते हैं, हमने पहले भी स्केड्यूल में ये एज्यूम करा था, सो देयर इज नथिंग न्यू। नाउ इन दिस केस अगर हम, तो लेट्स राइट द कॉम्बिनेशन 1 comma 10, that is combination number A. Combination B is 3 comma 3. Combination number this is 4 comma 1. These are the three combinations, possible combinations जो सेम यूटिलिटी देते हैं। अब हम कह रहे हैं एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स। अब ये जो दो गुड्स है, कॉम्बिनेशन है, ये इनको बोलते हैं एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन। एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि एक गुड की क्वांटिटी बहुत कम है और दूसरे गुड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एक तरह से। अगर हम देखें तो इस गुड की क्वांटिटी 1 है और 10, इस गुड की 1 है और 4 है एक तरह से। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन का एवरेज ले, एवरेज बंडल निकालते हैं, लेट्स से एवरेज बंडल कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ ए एंड सी। तो x1 का एवरेज कैसे निकलेगा, 1 + 4/2, दिस विल बी 2.5। x2 का एवरेज कैसे बनेगा, 10 + 1/2, दैट वुड बी 5.5। जस्ट अ मिनट, case we can't take this as 4. 4 would lie somewhere here, so let's ignore that we took it from this, so let's make it 10, right, hypothetically. And let, okay, this is 3 comma 3. So if we do that, let's take extreme combinations, any two extreme combinations, 11 5.5 5.5. So
अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट करूं, इन दिस केस दिस वुड बी पॉइंट नंबर डी, जिसमें 5.5 5.5। सो दैट मीन्स अगर मैं दोनों एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस का एक एवरेज निकाल लूं, राइट, इट वुड लाई ऑन सम पॉइंट दिस। और वैसे भी देखो, अगर हम एक ऐसा कर्व होता है और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो एवरेज होता है वो इसी लाइन पे लाइन करता है, आप करके देख सकते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट का एवरेज लेंगे तो इट विल लाई समवेयर ऑन दिस पॉइंट ओनली। नाउ इफ आई ड्रॉ अ डॉटेड आईसी ऑन दिस लाइन, क्या ये आईसी U1 से हायर लाई कर रहे हैं, राइट? सो ऑन दिस आईसी UT इज ग्रेटर देन U1। सो अगर ये सेटिस्फैक्शन ज्यादा दे रहा है तो यानी एक्सट्रीम्स, एवरेजेस आर बेटर देन एक्सट्रीम। सो दैट मीन्स अगर ए और सी की जगह हमें ए और सी का एक एवरेज मिल जाए पॉइंट डी, सो इट इज बेटर देन U1। सो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाती है। ये तभी होता है जब हम कनकेव आईसीज में है। अगर सेम चीज हम कनकेव आईसी के लिए करें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी रिपीट द एक्सरसाइज हियर, राइट, सो यहाँ पर एक्सट्रीम क्या है, ये पॉइंट एक्सट्रीम है, ये पॉइंट एक्सट्रीम है, दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दे तो हमें पता है एक्सट्रीम के मिडल में यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा एवरेज। तो ये पॉइंट है एवरेज। अगर मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन करके एक आईसी बनाऊं तो ये U1 है, ये U0 है, तो सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि कॉनकेव प्रेफरेंसेस में एक्सट्रीम्स आर बेटर और convex preferences में averages are better. This, so we make this assumption as economists that usually अगर हम एक consumers की बात करें तो they would always prefer averages। और ये सच भी है। अगर हम आपको चॉइस दें, if we give you a choice that either you choose good one or good two, or either you can have combination of both goods, जहाँ पर थोड़ा वो good हो थोड़ा वो, फॉर एग्जाम्पल यू विल स्टडी इंग्लिश और मैथ्स, यू वुड प्रेफर अ कॉम्बिनेशन कि थोड़ा टाइम उसको डिवोट देंगे दूसरे। तो जनरल ह्यूमन बिहेवियर को पोर्ट्रे करने के लिए कन्वेक्स आईसी ज्यादा अच्छे दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है और इसका जो एक इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन है वो ये है दैट एवरेजेस आर बेटर, आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। इसमें मैथमेटिकली एमआरएस तुम्हारा डिमिनिशिंग होता है एंड दिस इज दिस, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखो T(x1) बेसिकली अगर मैं रेशियो लू 1 - T(y1), इसका मिडिल में कोई भी पॉइंट ले लो या ये ले लो, सो दिस इज प्रेफर्ड ओवर एनी पॉइंट ऑन दिस। सो दैट मीन्स यूटिलिटी बढ़ जाती है। डायग्रामेटिकली भी देखो, सो दैट मीन्स एवरेजेस आर बेटर ओवर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। सो हम ये दो एजम्पशंस को अगर मानते हुए चले तो अभी जो तीन एजम्पशंस है वो उनके बेसिस पे किसी भी तरह के आईसी बन सकते हैं। पर हाँ, अगर हम ये दो एजम्पशन ऐड कर ले तो हमारे ये वाले आईसीज भी रूल्ड आउट है, ये वाले आईसीज भी रूल्ड आउट है। ओनली आईसीज दैट आर पॉसिबल आर this. What are the two additional assumptions we make? Monotonicity, and we also assume convexity, or you can say averages are preferred over extremes. These two assumptions we will make. So this would be this, and this in this MRS is falling, and in this case MRS is positive, right? So we generally make these assumptions, and when these two assumptions are satisfied, we say that the preferences are well behaved. So we assume that preferences are well behaved. Okay, just a revision. We have revised it multiple times. So this is what we have discussed. In this case, convex IC, MRS is this is. और अगर हम दूसरा तरीका है स्लोप मेजर करने का, यहाँ से ए पॉइंट से देखें बी पॉइंट से देखें तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये फ्लैटर हो रहे हैं, तो टेंजेंट्स फ्लैटर हो रहे हैं तो यानी स्लोप इज फॉलिंग, राइट? So that finishes the chapter. So this completes the chapter number 3 of variant. We took 2 lectures to complete it. It was a very good chapter, very technical chapter. Once this is done, so you will be able to, then only you will be able to derive demand. So अभी हमने बहुत तरह के प्रेफरेंसेस डिस्कस कर ली, उनके आईसीज डिस्कस कर लिए, बजट लाइन डिस्कस कर ली। पर जितने तरह की प्रेफरेंसेस होंगी, बजट लाइन होगी, अभी हमने अगर ये आईसी ड्रॉ करा
या हमने ये आईसी ड्रॉ करा, अभी हमें पता नहीं है कि कंज्यूमर चूज क्या करेगा। रिमेम्बर व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही है, पर वो यहाँ कंज्यूम करेगा, यहाँ कंज्यूम करेगा, यहाँ कंज्यूम करेगा, ये बात कहाँ से आएगी? Budget line. So in the next chapter, as we move on, we start with choices. We start with the demand, and that's how it will complete the discussion on consumer theory. So that was all about preferences.